गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस कॉमर्स एग्जाम का, जो आपका 15 दिसंबर का पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसकी फुल ऑफिशियल आंसर की आ गई है। और ये वीडियो जो है आपकी जो कैंडिडेट्स हमारे केवीएस या एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल एनवीएस का जो सिलेबस है वही आपका एचपीएससी का डाला हुआ है। तो चलते हैं और बगैर किसी देरी किए चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और क्या उनके आंसर हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चंस क्लियरली समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के पूछे गए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी दैट कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन देखो, आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा कैपिटल का कौन सा पोर्शन है जो कि सिर्फ हम वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवा सकते हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं मंगवाया है, तो उसको हम कहते हैं हमारी रिजर्व कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल विद एप्लीकेशन for 140 shares were received an application who have applied 8,000 share paid his end। तो 8,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने कि अपना एप्लीकेशन के टाइम पे ही फुल मनी दे दिया है, यानी कि इनके जो 12 रुपीज़ हैं पर शेयर के वो आ चुके हैं। और 140 शेयर्स हमने क्या किए हैं, एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, तो उनमें से हम 75 के हमारे अलग हो गए। कितने रुपए के हिसाब से? एप्लीकेशन पर विद प्रीमियम हमने 5 रुपीज़ मंगवा लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इन्होंने ये पूछा है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना अमाउंट आया है। तो देखो 140,000 का कंप्लीटली कितना 5 रुपीज़ के हिसाब से हमारा हो गया 7 लाख रुपीज़। इसके साथ साथ एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने अपनी फुल पेमेंट कर दी यहाँ पे, यानी कि जो बाद में 7 रुपीज़ इनको पेमेंट करने थे वो भी इन्होंने इनके साथ ही कर दिए। तो 8,000 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 56,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 7 लाख आपके जो 140 शेयर्स पे आए थे और 8,000 शेयर्स के फुल अमाउंट आ गया था, उन पे जो आपका एडवांस 56,000 आया है, उसको मिला के जो टोटल अमाउंट हुआ आपका वो हो गया 7,56,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉल इन एडवांस इज प्रेजेंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड एंड सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो कॉल इन एडवांस जो है वो किस शेड्यूल, जो शेड्यूल 3 और पार्ट फर्स्ट जो बैलेंस शीट का शेड्यूल हमारा दिया गया है, उसके किस हेड और किस सब हेड में इसको लिखा जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटी में हम कॉल इन एडवांस को शो करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के टाइम पे हम डेबिट किसको करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्ट अकाउंट को ही हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट है वो तो हमारा होएगा ही नहीं, क्रेडिट होगा। और डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर का यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज विल बी कंसीडर एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, डिविडेंड पेड है किसके द्वारा? फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के द्वारा। तो अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के द्वारा डिविडेंड पेड है तो आपका किस एक्टिविटी में इसको कंसीडर किया जाएगा? तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 31 मार्च 2022
तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना डेबिटेड किया जाएगा प्रोविजन फॉर डेट एंड डाउटफुल अमाउंट अगर 5% है ऑफ डेटर्स का। तो इस अमाउंट को आप कैलकुलेट करके देखना, इसका आंसर आएगा 6400। अगर नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7th, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:5। बी रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो ए और सी की 5:3 हो जाती है। तो बी के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू थी वो 3 लाख थी। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन बीज रिटायरमेंट। तो बी के रिटायरमेंट पे कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आपको पता ही है, जो भी सैक्रिफाइस करेगा उसका क्या अमाउंट होगा, हमारा क्रेडिट होगा, और जो भी क्या करेगा, गेन करेगा, उतने ही से उसका क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारी एंट्री होगी वो होगी डेबिट ए कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बी एंड क्रेडिट सी। 97,500 रुपये से ए डेबिट हो जाएगा और बी और सी को ये अमाउंट मिल जाएगा, 60,000 और 37,500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस इन द बिल्स रिसीवेबल अमाउंट ऑफ ए फर्म वाज 10,000 एज ऑन 31st March 2022, 8,000 during the year ending 31st March. Bills receivable 4,000 were dishonored and bills receivable 24,000 was honored. The amount of bill receivable received during the year will be। तो ये बताना था कि कितना बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो आएगा हमारा। तो इसके लिए जो आपका अमाउंट आ गया, देखो 24,000 जो है वो ऑनर्ड हो चुके हैं इस टाइम, यानी कि इनकी पेमेंट हो चुकी है, और 4,000 वो आपके डिसऑनर्ड हो चुके हैं, यानी कि टोटल जो है 28,000 से, और 2,000 जो है हमारे पिछले ईयर्स के आए हुए थे, यानी कि अब जो अमाउंट आएगा ड्यूरिंग द ईयर वो आपका 26,000 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, देखो जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो पार्ट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो MIS होता है उसका एरिया लार्ज होता है और उसका पार्ट हमारा होता है AIC। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है, करेक्ट ही इसमें पूछा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, डिविडेंड पे आउट रेशो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेशो। तो जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो है वो कौन सी इसका पार्ट होता है, तो वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th, एन इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज एज कैश इक्विलेंट ओनली व्हेन इट इज शॉर्ट मैच्योरिटी। तो कैश इक्विलेंट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारा कैश फ्लो वाला चैप्टर है उसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि 3 मंथ या फिर इससे कम टाइम का जो पीरियड होता है जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका टाइम पीरियड इससे कम होता है, उसी को हम क्या मानते हैं, कैश इक्विलेंट मानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट ए कंसाइज अप्रोच शुड बी अडोप्टेड इन अनसर्टेन इनकम सो दैट प्रॉफिट आर नॉट ओवर स्टेटेड। तो ये हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मेथड क्या कहता है कि प्लेइंग सेफ, इसकी जो एक नाम इसके साथ जुड़ा हुआ होता है प्लेइंग सेफ, कि आप कोई भी काम करो सेफली करो। तो इसीलिए इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं शो होगा। उसके बाद है क्योंकि इसमें हम लॉस को सभी को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट है उनको छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म सिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स के लिए हमें किस में हम इसको एंट्रीज में हम शो करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज की ही एंट्री आती है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रख के चलना, इसकी जो एंट्री होगी वो हमारी जर्नल प्रॉपर में होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द इक्विटी ऑफ कंपनी 50,000 एंड इट्स डेब्ट आर 5 लाख, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल लॉन्ग टर्म लोन द कंपनी कैन टेक सो दैट मेंटेन्स द डेबिट इक्विटी रेशो 0.5:1 रेशो दी हुई है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको
लेंथी दिए हुए थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन पर जोर देते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो है आपके प्रैक्टिकल्स के जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया था कि डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.541 है, यानी कि डेप्ट है आपके 0.5 और जो आपकी इक्विटी है वो इसके 1 के बराबर। तो इक्विटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 15 लाख, सॉरी मेंटेन करनी है ये इतनी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। जो आपकी इक्विटी है वो कितनी दी हुई है, आप इसी के अकॉर्डिंग लिखना, रेशो के अकॉर्डिंग। पहले डेट लिखेंगे 5 लाख की, ठीक है, और जो आपकी इक्विटी दी हुई है वो दी हुई है 15 लाख रुपए की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी रेशो बन रही है वो बन रही है 1:3 की, यानी कि 1 आपके डेट हैं तो 3 आपकी क्या दी हुई है, इक्विटी दी हुई है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये रेशो आपको इसके जितनी बनानी है, यानी कि यहाँ पे आपको 1 का हाफ 5 है, तो यहाँ पे आपको 3 का हाफ कितना बनाना है, 1.5। तो 1.5 बनाने के लिए, क्योंकि 1 तो हमारे पास है ही 5 लाख, तो हाफ, इसका हाफ और अमाउंट हमें लेके आना पड़ेगा। तो हमें कितना अमाउंट लेके आना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए, और हमें डेट डिवेंचर क्या करने होंगे, इशू करने होंगे। तब हमारी रेशो क्या बन जाएगी, 0.5:1 रेशो बन जाएगी। तो 7.5 लाख रुपए के हमारे डिवेंचर हो जाएंगे, जो कि किसका, 15 लाख रुपए का क्या होता है, हाफ होता है। और यही अमाउंट हमें चाहिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इतना अमाउंट बताइए कि डेप्ट का कितना अमाउंट लाया जाए, ताकि जो डेप्ट इक्विटी रेशो है वो हाफ और 1 के ही रेशो में हो जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। सीजी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर, 10 का एक है, इंक्लूडिंग इसके साथ प्रीमियम है आपका 4 पर शेयर, 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम आपका यहाँ पे इंक्लूड है। तो एप्लीकेशन के साथ आपका 2 रुपये प्रीमियम के मंगवा लिए गए हैं, बाकी के जो 2 रुपये हैं वो आपके अलॉटमेंट के साथ मंगवाए गए हैं। द बैलेंस वाज पेएबल विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। अमाउंट अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, क्योंकि देखो 10,000 के एप्लीकेशन मंगवाए गए थे, 12,000 के रिसीव्ड हुए हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि उन्हें प्रोराटा बेसिस पे क्या कर दिए गए, शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, और जो एक्सेस अमाउंट है वो एडजस्ट कर लिया गया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो एक ऐसा शेयर होल्डर था कपिल, जिसने कितने के लिए इशू, 500 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए थे। एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, अलॉट मेंशन है, 500 अलॉट किए गए थे। तो इसका मतलब क्या है, इसने जो एप्लीकेशन दी होगी वो ज़्यादा के लिए दी होगी। तो उस अमाउंट को यहाँ पे कंसीडर करते हुए ये बताना है कि अमाउंट फॉरफिटेड कपिल शेयर वाज, तो कितना अमाउंट जो है फॉरफिचर अकाउंट में डाला जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले ये निकालना होगा कि इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो 10,000 शेयर दिए गए हैं किनको, जिन्होंने अप्लाई किया था 12,000 के लिए। तो इसको 12,000 10,000 मल्टीप्लाई 500, तो कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट यहाँ पे, 600 शेयर्स। तो उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 600 शेयर्स के लिए। और जो अमाउंट है वो हमारा अगर प्रीमियम का रिसीव्ड हो चुका है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, यानी कि 6 के हिसाब से हमारे जो 3 रुपीज़ हैं वो रिसीव हुए हैं, यानी कि 1800 अमाउंट जो है हमारा सिर्फ फॉरफिचर अकाउंट में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इन केस द टोटल सेल्स रिटर्न बुक इज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, रेक्टिफाई द एरर, द अमाउंट वाज पुट इन द सस्पेंस अकाउंट। की जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें जो पोस्टेड है लेजर में वो नहीं की गई, तो इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट जो है बनाना होगा। तो इस एरर को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारी जो एंट्री होगी वो होगी, हमारी सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है, तो डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट में ये अमाउंट डाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रेडिटेड, कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्पर्जन
depreciation amount is based on fault assumption of same amount of utilization of assets in different accounting years। तो देखो वो हमारा मेथड्स कौन सा है जो कि अलग अलग अकाउंटिंग ईयर्स में एसेट्स के जो अमाउंट है यानी कि उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो सेम पड़ता है। तो आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन मेथड्स जो है इक्वल डेप्रिसिएशन अमाउंट लेकर चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर केमिकल प्रोडक्ट। तो केमिकल प्रोडक्ट जब आप तैयार कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी आप कॉस्टिंग यूज करोगे। इसके लिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है ये हमारा किस में होता है, अलग अलग प्रोसेस में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि देखो 18 क्वेश्चन है तो इसको हम कुछ पार्ट बना के उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस को लेके चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके HPSC या KVS के एग्ज़ाम में आएंगे जो कि निकालने अगर आपको आते हैं तो बहुत ही इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप स्टेटमेंट में ही उलझ के रह जाओगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। X, Y and Z were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3 to दी हुई है। The firm closed its book 31st March और 24 अगस्त को क्या हो जाता है, Y की मृत्यु हो जाती है। इज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द शेयर फर्म वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके बिहाफ पे इनका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया गया। तो जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर का वो कितना था, 2,40,000। तो ये पूछा गया है कि वाई का शेयर्स इस प्रॉफिट में कितना होगा। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम आंसर देख के करेंगे तो ईजिली निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन के भी आप पे जल्दी निकल जाते हैं। तो अगर आपको डेज के हिसाब से निकालोगे तो पहले आपको डे काउंट करने होंगे और फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ईयर्स का निकाल लेते हैं। इसका जो पोर्शन आएगा वो अगर ईयरली पूरे ईयर अगर ये काम करता, मतलब अगर ठीक रहता ना डेथ होती, तो इसका जो अमाउंट होता वो इसका 3/10 होता, यानी कि 72,000 होता। लेकिन हमें अगर हम अगस्त तक का निकालते हैं यानी कि 5 मंथ का निकालते हैं तो इसका अमाउंट आ जाता है 36,000। लेकिन फुल 5 मंथ इसने काम नहीं, काम कह जाते हैं, इसकी फुल 5 मंथ्स की हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 24 अगस्त को इसकी डेड हो चुके, इसकी मृत्यु हो चुकी। तो उससे पहले तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो अमाउंट आएगा वो 30,000 से कम होगा और 30,000 से कम ऑप्शन नंबर 3 में ही है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 28,800। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि आप अगर ऑप्शन देखकर ही निकाल लो तो जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही मैटर करती है। ठीक है, वैसे इसको अगर आप डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते तब भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शंस के बिहाफ पे आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, PQR 3 पार्टनर है जो कि क्रेडिटर्स इतने के हैं, डेटर्स आपके 4 लाख रुपए के हैं और फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्रेडिटर टुक ओवर ऑल द डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑन देयर क्लेम, द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आपके 2,33,000 रुपये के क्रेडिटर हैं और 4 लाख रुपए के आपके डेटर्स हैं। तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके जो ऑल द डेटर इन फुल सेटलमेंट फॉर देयर क्लेम, तो उनकी जो फुल सेटलमेंट है वो किससे कर दी जाती है, आपके क्रेडिटर और डेटर्स की आपस में पेमेंट कर दी जाती है। तो जो जर्नल एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन के लिए वो कौन सी होगी, तो इसके लिए आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं होगी, तो नो एंट्री विल बी पास। क्योंकि अगर फुल सेटलमेंट आपकी आपस में हो जाती है डेटर और क्रेडिटर्स की, अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो वहाँ पर आपकी कोई भी एंट्री सेटलमेंट की नहीं होती, इनको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चंस डिटेल में समझना है तो आप वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हो और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।